साथियों नमस्कार। आप पहले से ही विभिन्न आकृतियों से परिचित हैं, जैसे बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड। आप वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त से भी परिचित हैं। आप इन आकृतियों की भुजाओं, कोणों और इनके विकर्णों के बारे में जानते हैं। अगर हम भुजाओं की बात करें तो भुजाओं में सम्मुख भुजाएं, आसन्न भुजाएं, सभी भुजाएं। यदि हम कोणों की बात करें तो आसन्न कोण, सम्मुख कोण, सभी कोण। यदि हम विकर्णों की बात करें तो समद्विभाजक, परस्पर लंब, लंब समद्विभाजक इत्यादि के बारे में हमने पहले से ही सीखा हुआ है। आइए कुछ प्रश्नों के द्वारा उनका पुनरावर्तन कर उन्हें पुनः याद कर लें और साथ ही साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में जानें, समझें, सीखें। आइए कुछ प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न 1, संलग्न आकृति में कितनी भुजाएं हैं? यहाँ पर एक आकृति प्रस्तुत करेंगे ABCD। यहाँ पर आप जो आकृति देख रहे हैं, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 4। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि संलग्न आकृति में 4 भुजाएं कौन कौन सी हैं। यह रही हमारे पास आकृति, इसमें 4 भुजाएं कौन कौन सी है हमें यह बताना है। आप देखें यहां पर, आप देखेंगे यहां पर कि यहाँ पे जो 4 भुजाएं हैं उसमें रेखाखंड AB एक भुजा, रेखाखंड BC दूसरी भुजा, रेखाखंड CD तीसरी भुजा और रेखाखंड DA चौथी भुजा। इस प्रकार से इस आकृति में कुल 4 भुजाएं हैं। अब देखें यहाँ पर संलग्न आकृति में सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं। आपको यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में ये बताना है कि सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं। युग्म अर्थात जोड़ी। यहाँ पर आपको बताना है कि ये आकृति जो दी गई है इसमें सम्मुख भुजाओं की कितनी जोड़ी है अथवा सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं। सही उत्तर है इसका 2। अब इस आकृति में आप देखें, संलग्न आकृति में सम्मुख भुजाओं के कौन कौन से युग्म हैं। यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के युग्म कौन कौन से हैं वो बताने हैं, अर्थात उनके नाम बताने हैं जोड़ी के साथ। तो जो आकृति आप देख रहे हैं ABCD, इसमें सम्मुख भुजाओं की जोड़ हैं। आप देखें यहाँ पर कुल 2 जोड़ी होने वाली है, जिसमें से सम्मुख भुजाओं की पहली जोड़ी है रेखाखंड AB और रेखाखंड CD, बराबर एक जोड़ी हुई यहाँ पर। और दूसरा आप देखें रेखाखंड AD और रेखाखंड BC, ये हमारी दूसरी जोड़ी। अर्थात इस आकृति में सम्मुख भुजाओं की कुल 2 जोड़ियां हैं, रेखाखंड AB और रेखाखंड CD एक जोड़ी, रेखाखंड AD और रेखाखंड BC दूसरी जोड़ी। आपको यहाँ बताना है कि संलग्न आकृति में आसन्न भुजाओं के कितने युग्म हैं। अब आपको बताना है कि आसन्न भुजा के कितने युग्म हैं, अर्थात आसन्न भुजा की कितनी जोड़ियां हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसका सही उत्तर है 4। अब नेक्स्ट प्रश्न, संलग्न आकृति में आसन्न भुजाओं के कौन कौन से युग्म हैं। यहाँ पर हमको ये जो संलग्न आकृति दी गई है, इस आकृति की आसन्न भुजाओं की जोड़ियां बतानी है, अर्थात कि आसन्न भुजाओं की युग्म बताने हैं। आयत ये देखते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर 4 जोड़ियां हैं, 4 आसन्न भुजाएं हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहला है रेखाखंड AB और रेखाखंड BC, ये एक जोड़ी हुई। दूसरा रेखाखंड BC और रेखाखंड CD, ये 2 जोड़ी हुई। तीसरा रेखाखंड CD और रेखाखंड DA,
ये 3 जोड़ी हुई। रेखाखंड डी ए और रेखाखंड ए बी ये 4 जोड़ी हुई। इस प्रकार से हमारे पास जो आकृति दी गई है इसमें आसन्न भुजाओं की कुल 4 जोड़ियां हैं। अब यहाँ पर संलग्न आकृति में आपको बताना है कि संलग्न आकृति में सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं। सम्मुख कोणों के युग्म बताने हैं, अर्थात कि सम्मुख कोणों की जोड़ियां बतानी है। कुल कितनी जोड़ी होगी ये बताना है। सही उत्तर है 2। यहाँ पर 2 सम्मुख युग्म हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, संलग्न आकृति में सम्मुख कोणों के कौन कौन से युग्म हैं, अर्थात कि इसी आकृति के अंदर हमको बताना है कि इसके सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन से हैं, अर्थात कि इनकी जो जोड़ियां हैं कौन कौन सी जोड़ियां हैं। तो हमें पता है कि इसके 2 युग्म होंगे सम्मुख कोणों के। अब इनकी जोड़ी बतानी है हमें, तो हम यहाँ पे देखें, कोण ए जो कि 110 अंश है, कोण सी जो कि 105 अंश है। तो ये हमारी जो सम्मुख कोणों की एक जोड़ी हो गई, कोण ए और कोण सी। अब कोण बी देखें, यह है 65 अंश का और कोण डी यह है 80 अंश का। तो कोण बी और कोण डी ये दोनों सम्मुख कोणों की एक जोड़ी और बन गई। इस प्रकार से इस आकृति में सम्मुख कोणों की कुल 2 जोड़ियां हैं। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि संलग्न आकृति में आसन्न कोणों के कितने युग्म हैं। अब आपको बताना है कि आसन्न कोणों के युग्म कितने हैं, संख्या में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थात कितने हैं। इसका सही उत्तर है 4। अब आपको यहां पर संलग्न आकृति में आसन्न कोणों के कौन कौन से युग्म हैं ये बताना है। ये रही हमारी आकृति। यहां पर आपको बताना है कि आसन्न कोणों के कौन कौन से युग्म हैं। हमें पता है कि 4 युग्म होंगे, लेकिन ये बताना है अभी यहाँ पर कि इसके आसन्न युग्म की जोड़ियां कौन कौन सी होंगी। आइए देखते हैं। कोण ए 110 अंश, कोण बी 65 अंश, ये एक जोड़ी हुई आसन्न की। आइए पूरा के देखें। हाँ, कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी एक जोड़ी, कोण बी और कोण सी दूसरी जोड़ी, कोण सी और कोण डी तीसरी जोड़ी, कोण डी और कोण ए चौथी जोड़ी। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आसन्न कोणों की कुल 4 जोड़ियाँ हैं। आसन्न का मतलब होता है पास पास, तो पास पास के कोणों की 4 जोड़ियाँ हैं, ए बी सी डी और डी ए। हम इसको बोलेंगे कोण ए और कोण बी आसन्न कोणों की एक जोड़ी है, कोण बी और कोण सी आसन्न कोणों की दूसरी जोड़ी है, कोण सी और कोण डी आसन्न कोणों की तीसरी जोड़ी है, कोण डी और कोण ए आसन्न कोणों की चौथी जोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आकृति आप देखें, 3 आकृतियाँ दी गई हैं। निम्न आकृतियों में विकर्ण के माप दिए गए हैं। उनके माप के आधार पर यह बताइए कि क्या वे समद्विभाजक हैं, बराबर हैं, परस्पर लंब हैं। अर्थात आपको इन तीनों आकृतियों के अलग अलग उत्तर देने हैं और हो सकता है कि किसी भी आकृति का ये तीनों 3 आंसर हो या 2 आंसर हो या 1 आंसर हो या 1 भी ना हो। तो हम जरा आकृति को देखेंगे और देखने के बाद यह नक्की कर पाएंगे कि विकर्णों के आधार पर ये समद्विभाजक हैं, कि बराबर हैं या परस्पर लंब है। आप पहली आकृति देखें ABCD। इस आकृति में आप देखें, इस लाइन को आप देखें, इस लाइन में आप देखेंगे कि AO 3 सेंटीमीटर, OC 3 सेंटीमीटर, अर्थात कि पूरा AC 6 सेंटीमीटर हुआ। उसी तरह से BO 3 सेंटीमीटर, OD 3 सेंटीमीटर, अर्थात कि रेखाखंड BD 6 सेंटीमीटर हुआ। इस हिसाब से रेखाखंड AC 6 सेंटीमीटर, रेखाखंड BD 6 सेंटीमीटर, अर्थात कि दोनों के दोनों बराबर हैं, अर्थात विकर्ण हमारे यहाँ पर बराबर हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो समान समान भागों में प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात कि समान समान भागों में काटते हैं, जिससे कि इनके 2 समान टुकड़े होते हैं, इसलिए ये समद्विभाजक भी हैं। आइए उत्तर देखें। ये हमारे समद्विभाजक भी हैं,
बराबर भी हैं। दूसरी आकृति देखें, यहाँ पर आप देखें कि AC पूरा AC कितना होगा 4 सेंटीमीटर। कैसे? AO 2 और OC 2, कुल मिला के AC 4 सेंटीमीटर हुआ। उसी तरह से पूरा BD 6 सेंटीमीटर होगा। कैसे? BO 3 सेंटीमीटर और OD 3 सेंटीमीटर। उस तरह से कुल मिला के कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो AC हुआ 4 सेंटीमीटर और BD हुआ 6 सेंटीमीटर, तो हमारे विकर्ण तो बराबर नहीं होंगे? नहीं। अच्छा, ये समद्विभाजक हैं क्या? समान समान भागों में बांटते हैं क्या? हाँ, बांटते हैं, क्योंकि इनके दो समान समान टुकड़े हो रहे हैं दोनों विकर्णों के, इसलिए ये समद्विभाजक तो होंगे। अच्छा, ये लंब है क्या? नहीं। क्यों नहीं लंब है? क्योंकि 90 अंश पर नहीं काट रहे। पहली आकृति में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काट रहे थे, इसलिए परस्पर लंब नहीं थे। दूसरी आकृति में भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काट रहे हैं, इसलिए परस्पर लंब नहीं है। तीसरी आकृति देखें, समद्विभाजक है क्या? क्या समान दो भागों में बांट रहे हैं? हाँ, बांट रहे हैं। क्या दोनों बराबर बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर बराबर नहीं है, क्योंकि एक 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा 4 सेंटीमीटर का। क्या वे परस्पर लंब है? हाँ, परस्पर लंब हैं, क्योंकि दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 अंश पर काट रहे हैं, इसलिए यह हमारा समद्विभाजक भी होगा और परस्पर लंब भी होगा। आइए अब चतुर्भुज के विषय में जानें, समझें और सीखें। आप ये जो आकृति देख रहे हैं, इसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज, सबसे पहले प्रश्न, चतुर्भुज किसे कहते हैं? आखिर चतुर्भुज है क्या? अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताएं चतुर्भुज क्या है, तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको परिभाषित करेंगे, उसकी परिभाषा कैसे देंगे, उसके बारे में कैसे समझाएंगे? आइए समझते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है, अर्थात 4 रेखाखंड लें, 4 भुजा लें और उसको बंद आकृति बनाएं, तो जो आकृति में प्राप्त होगी वो चतुर्भुज होगा। तो इसकी परिभाषा भी होगी इसी तरह से कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आप यहाँ देखिए, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, और इनसे बंद होकर के जो आकृति बन रही है ये एक चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है। आप इसके बाद देखें जरा, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड, 4 रेखाखंड, क्या यह चतुर्भुज है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति तो है, परंतु ये बंद आकृति नहीं है। और हमारी कंडीशन क्या है कि 4 रेखाखंड चाहिए प्लस वो बंद भी होने चाहिए। ओके, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 रेखाखंड है लेकिन बंद आकृति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर देखें, 1 2 3 4, सेम कंडीशन, 4 रेखाखंड है, बंद आकृति नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। यहाँ देखें, 1 2 3 4 5, कुल 5 रेखाखंड है, चतुर्भुज नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 5 रेखाखंड और उससे बनी हुई बंद आकृति है, लेकिन हमें तो चाहिए 4 रेखाखंड और बंद आकृति। ये चतुर्भुज नहीं है, यह है पंचभुज। अब यहाँ देखिए, 1 2 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, यह है त्रिभुज, चतुर्भुज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, यह है षटभुज, यह है षटभुज। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं यह है वृत्त, इसमें से कोई भी चतुर्भुज नहीं है। तो चतुर्भुज क्या होगा? 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति यानी चतुर्भुज। तो कंडीशन क्या? 4 रेखाखंड और बंद आकृति होगी तभी और तभी चतुर्भुज होगा। तो हमने सीखा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुजों के प्रकार के विषय में हम जानेंगे। चतुर्भुजों के प्रकार किसे कहते हैं, समझे जरा। एक चतुर्भुज की भुजाओं, कोणों और विकर्णों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए जाते हैं, जिसे चतुर्भुजों के प्रकार कहते हैं।
भुजाओं, कोणों और विकर्णों की प्रकृति क्या है कि वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, परस्पर लंब हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। अर्थात इस तरह के जो उसके लक्षण हैं इसे ही हम कहते हैं उसकी प्रकृति। और इन प्रकृतियों के आधार पर हम चतुर्भुजों के प्रकार अलग अलग करते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर सम्मुख भुजाएं, आसन भुजाएं, सभी भुजाएं यदि हैं तो किस प्रकार से उनके लक्षणों में परिवर्तन होगा और कौन सा चतुर्भुज बनेगा। कोणों के आधार पर सम्मुख कोण, आसन कोण, सभी कोण, इनके लक्षणों के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर हमारे चतुर्भुज के प्रकार में क्या परिवर्तन आएगा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ में विकर्णों के प्रकृति, जैसे कि समद्विभाजक है या नहीं, वो बराबर है या नहीं, या परस्पर लंब है या नहीं, परस्पर लंब अर्थात 90 अंश पर एक दूसरे को काटता है या नहीं। तो इन लक्षणों के आधार पर भी हम चतुर्भुज के प्रकारों को अलग करना सीखेंगे। आइए अब जरा शुरू करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज दिया गया है, इसमें हम एक और चतुर्भुज बना रहे हैं। जो चतुर्भुज हमने अभी बनाया है वह ऊपर दिए गए चतुर्भुज से अलग है। इस चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं जरा उसे समझें। जब हमारे पास में कोई चतुर्भुज दिया गया हो, उनकी 4 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा, 4 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा जब समांतर हो, समांतर, समांतर मतलब क्या कि समान अंतर पर हो, समान अंतर यानी उसका जब भी कई माप बीच के मापें तो समान वाला आना चाहिए। आइए जरा देखें, समझें। तो जब हमारे पास 4 रेखाखंड दिया गया हो, उसमें से कोई भी 2 भुजा समांतर हो तो हम उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज की परिभाषा देखें। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4 भुजाओं में से मात्र एक युग्म अर्थात कि 2 भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए और दूसरी जोड़ी समांतर नहीं होनी चाहिए। केवल एक जोड़ी समांतर हो, दूसरी समांतर न हो तो हम उसे कहेंगे कि यह समलंब चतुर्भुज है। उसके और लक्षण जरा देखें। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की समांतर भुजाओं की मात्र एक युग्म समांतर होता है। अर्थात क्या कि हमारे पास जो चतुर्भुज दिया होगा समलंब वाला, उसमें आप देखें कि अगर हम उसका नाम ABCD रख दें तो रेखाखंड AB और रेखाखंड CD के बीच में हमेशा समान अंतर है। इसलिए हम बोलेंगे रेखाखंड AB समांतर रेखाखंड CD, अर्थात कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD समांतर है। यह समांतर का निशान है। 2 लाइन आपने देखी सीधी वाली, यह है समांतर का निशान। तो एक लक्षण हमने यहाँ पे देखा कि भुजाओं में सम्मुख भुजाओं की मात्र एक युग्म समांतर होता है। कितना युग्म? मात्र एक युग्म समांतर होता है। दूसरा समलंब चतुर्भुज का लक्षण देखें। दूसरा लक्षण क्या है कि समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों की मात्र 2 जोड़ या 2 युग्म संपूरक होती है। अर्थात कि इन 2 कोणों का योग अगर करें तो 180 होना चाहिए। कैसे? यदि हम जो चतुर्भुज ABCD लें तो आप देखेंगे कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD समांतर है, इसीलिए तिर्यक के एक ही तरफ के अंतःकोण जो कि संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ देख लें कि कोण A और कोण A मान लो कि 100 का है और कोण D मान लो कि 80 का है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 180 होगा। अर्थात कि कोण A और कोण D एक संपूरक कोण होंगे। इसी तरह से कोण B 110 अंश का, कोण C 70 अंश का, कोण B और कोण C का जब हम जोड़ करेंगे तो हमें मिलेगा 180। अर्थात कि कोण B और कोण C संपूरक है। तो समलंब चतुर्भुज का दूसरा लक्षण ये हुआ कि इसके में कोणों में आसन कोणों की मात्र 2 युग्म संपूरक होती है। मात्र 2 युग्म संपूरक होती है, पहली युग्म और दूसरी युग्म। ठीक है। आइए अब चतुर्भुजों में समलंब चतुर्भुज के आगे समलंब चतुर्भुज के लक्षण समाविष्ट हों और साथ ही साथ कुछ अन्य लक्षण समाविष्ट करता हुआ एक चतुर्भुज प्राप्त करेंगे। ये वाला आप जरा देखें, इस चतुर्भुज को हम नाम देंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इस चतुर्भुज के अंदर ऊपर वाले यहाँ पे तीर बनाने का मतलब यही है कि इसके ऊपर का जो चतुर्भुज है उसके लक्षण इसके अंदर तो होंगे ही,
साथ ही साथ में इसमें कुछ और विशेष लक्षण भी मिलेंगे। तो समलंब चतुर्भुज के जो भी लक्षण थे वो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ में इसमें कुछ और लक्षण भी अलग मिलेंगे। इसका नाम है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की परिभाषा: यदि समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हों तो इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात कि यदि हम समलंब चतुर्भुज में जो भुजाएं समांतर नहीं हैं उनके अलावा की भुजाओं को यदि समान माप का कर दें तो जो चतुर्भुज हमको प्राप्त होगा उसे हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। आइए इसके लक्षणों के बारे में बात करें। ये देखें इसकी भुजाएं बराबर हो गई। लक्षण में पहले वाला लक्षण होगा ये कि आप देखें पहले क्या लक्षण था कि भुजाओं में सम्मुख भुजाएं की मात्र एक युग्म समांतर था। यहाँ पर भी एक युग्म समांतर हमको मिलेगा। आप देखें ABCD में ये समांतर है। दूसरा लक्षण क्या प्राप्त होगा? पहले वाला ही कि कोणों में आसन कोण समपूरक होंगे, बराबर। और कितनी जोड़ी? मात्र 2 जोड़ी। तो यहाँ पर भी हम देखें अगर इसके माप लें तो इनके मापों को अगर हम जोड़ेंगे तो कोण A और कोण D, कोण B और कोण C का जोड़ करने पर 180 180 मिलेगा। अर्थात कि इसमें भी समलंब चतुर्भुज की तरह ही आसन कोणों की मात्र 2 जोड़ी समपूरक होगी। तो समलंब चतुर्भुज से समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किस तरह अलग है? मात्र इन अर्थों में अलग है कि जो भुजा समांतर नहीं है वह भुजा केवल समान लंबाई की है। इस चतुर्भुज का नाम है पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज आपने उत्तरायण में बहुत सारे पतंग उड़ाए होंगे, उसी के आकार का ये चतुर्भुज है। क्या है इसके लक्षण? परिभाषा देखते हैं हम इसके। पतंगाकार चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें मात्र 2 आसन भुजाओं की युग्म बराबर होता है उसे पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात कि इसमें पास पास की 2 भुजाएं समान माप की हो और दूसरी पास पास की 2 भुजाएं समान माप की हो, उसे हम पतंगाकार चतुर्भुज कहेंगे। इसके लक्षण हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं। पतंगाकार चतुर्भुज में आसन भुजाओं की मात्र 2 युग्म बराबर बराबर होते हैं। अर्थात अगर ABCD लें तो AD का माप यदि 3 सेंटीमीटर है तो CD का माप भी 3 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर आप देखें कि DA बराबर DC। उसी तरह से अगर AB का माप 2 सेंटीमीटर हो तो BC का माप भी 2 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से युग्म दूसरा AB बराबर BC। अर्थात आसन भुजाओं की मात्र 2 जोड़ियाँ, मात्र 2 युग्म ऐसे मिलेंगे जो कि बराबर बराबर होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा आसन भुजाओं के मात्र 2 युग्म बराबर होते हैं। दूसरा लक्षण यहाँ पर पतंगाकार चतुर्भुज में सम्मुख कोणों की मात्र 1 युग्म बराबर होगा। किस तरह से? आइए देखें। A का माप 80 अंश, B 140 अंश, C 80 अंश, D 60 अंश। तो आप देखें यहाँ पर कोण DAB 80 अंश है और DCB 80 अंश है। अर्थात कि DAB और DCB बराबर बराबर है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि केवल एक जोड़ी जो है आपको बराबर मिल रही है, जबकि दूसरी जोड़ी 60 और 140 अंश की है जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सम्मुख कोणों की मात्र 1 युग्म बराबर मिलेगा, दूसरा युग्म बराबर नहीं मिलेगा। कोणों में, सम्मुख कोणों में मात्र 1 युग्म बराबर मिलेगा। पतंगाकार चतुर्भुज में मात्र एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। जरा इसको समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक विकर्ण है DB और दूसरा विकर्ण AC। तो DB AC को 2 समान भागों में बांट रहा है। कैसे? आप देखें, यदि हम यहाँ पर O लें, जहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु है तो AO 1 सेंटीमीटर होगा तो OC 1 सेंटीमीटर होगा। अर्थात कि रेखाखंड DB दूसरे रेखाखंड AC को 2 समान भागों में बांट रहा है, जबकि AC DB को समान समान भागों में नहीं बांट रहा। कैसे? BO जितना भी होगा उतना ही OD नहीं होने वाला, जबकि AO और OC समान समान माप के होंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मात्र एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है।
इसलिए ओ ए बराबर ओ सी। विकर्णों में समविभाजित करता है मात्र एक विकर्ण। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, आगे देखें यहाँ पर पतंगाकार चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अर्थात कि 90 अंश पर काटते हैं। चतुर्भुज ABCD लिया, DB AC को 90 अंश पर काटेगा, इसलिए बनने वाले चारों कोण 90 अंश के होंगे। कैसे? AOB 90 अंश, BOC 90 अंश, COD 90 अंश और DOA 90 अंश, अर्थात चारों कोण 90 अंश के मिलेंगे। इसीलिए हम बोलेंगे कि दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, अर्थात कि दोनों परस्पर लंब हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 लक्षण क्या क्या देखे, जरा देखें। पहला हमने देखा कि आसन भुजाओं की 2 जोड़ियाँ समान माप की मिलेंगी, सम्मुख कोण का केवल एक जोड़ी समान माप की मिलेगी, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समविभाजित करेगा और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होंगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होंगे। आइए आगे बढ़े। इस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज, जैसा नाम वैसा काम। समांतर चतुर्भुज अर्थात क्या, परिभाषा देखते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आप यहाँ देखें कि इसके पहले ये वाली आकृति में, यहाँ पर ये वाली आकृति में आप यहाँ देखें, यहाँ पर यह है समलंब चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी समांतर थी और यहाँ पर दोनों जोड़ी आपको समांतर मिलेगी। किस तरह से, आइए उसके लक्षण देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म समांतर मिलेंगे। आप अगर ABCD नाम दें इनका, तो रेखाखंड AB, रेखाखंड CD दोनों समांतर होंगे और इस तरह से एक युग्म समांतर आपको मिला, रेखाखंड AB समांतर रेखाखंड CD, BC और AC समांतर होंगे। इस तरह से दूसरा युग्म समांतर हो जाएगा, AD समांतर BC। इस तरह से समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर प्राप्त होंगी। आइए आगे बढ़ें। हम यहाँ पे देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर माप की होती हैं। अगर ABCD इसका नाम दें तो रेखाखंड AB का जितना माप होगा, जैसे कि 2 सेंटीमीटर है, तो CD का भी उतना ही माप होगा, अर्थात कि 2 सेंटीमीटर होगा। अर्थात एक युग्म बराबर बराबर माप को मिला, सम्मुख युग्म AB बराबर CD। उसी तरह से AD का माप जितना होगा, जो यहाँ पर 1.5 है, तो BC का माप भी उतना ही होगा, 1.5। दूसरी जोड़ी हमने देखी कि AD बराबर BC। उसके अलावा आप देखें समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर होते हैं। अर्थात क्या, यहाँ पर ABCD लिया जाए तो कोण A 120 अंश का होगा, B 60 अंश का, C 120 अंश का और D वापस से 60 अंश का। तो आप देखेंगे सम्मुख कोण A और C बराबर हो रहे हैं, एक युग्म बराबर हो रही है। उसी तरह से सम्मुख कोणों की दूसरी युग्म B और D समान माप की मिल रही है, 60 अंश। अर्थात सम्मुख कोणों में सम्मुख कोण के दोनों युग्म बराबर बराबर हमको मिलेंगे। कोणों में सम्मुख कोण दोनों युग्म बराबर बराबर हमको मिलेंगे। आगे हम देखें यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के चारों युग्म संपूरक मिलेंगे। चारों युग्म यहाँ पर संपूरक मिलेंगे। किस तरह से, अगर आप जो देखें यहाँ पर सबके हमने माप लिख दिए। अगर आप देखें कि A और D का अगर टोटल करो तो कितना होगा, 180। B और C का टोटल करो कितना होगा, 180। A और B का टोटल करो कितना होगा, 180। D और C का टोटल करो कितना होगा, 180। इस तरह से चारों आसन कोणों का योगकरण करते हैं तो चारों युग्म जो हमको प्राप्त होंगे वो संपूरक होंगे, अर्थात कि उनका योग 180 प्राप्त होगा। यहाँ पर कोणों में आसन कोणों के चारों युग्म संपूरक होते हैं। पांचवा हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इनके विकर्ण एक दूसरे को समान समान भागों में बांटेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे AC विकर्ण और DB विकर्ण एक दूसरे को समान समान भागों में बांटेंगे। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता हो तो आप देखें कि इनके माप समान समान हमको मिलेंगे। जैसे कि AO 2 सेंटीमीटर, OC 2 सेंटीमीटर। दूसरा, अगर DO 3 सेंटीमीटर होगा तो
ओ बी भी 3 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इनके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि यहाँ पर सम्मुख भुजाओं की दोनों युग्म समांतर होंगे, सम्मुख भुजाओं के दोनों भुजाएं समान माप की होंगी, सम्मुख कोणों के दोनों युग्म समान समान माप के मिलेंगे। यहाँ पर आसन्न कोणों के चारों युग्म बराबर बराबर माप के मिलेंगे। आसन्न भुजाओं के चारों युग्म 180 अंश अर्थात के संपूरक प्राप्त होंगे और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे। आपने क्या सीखा, आइए उसकी जांच करें। यहाँ पर मूल्यांकन कोष्ठक इस तरह का है। आपको सभी को ये पर्ची दी जाएगी। यहाँ पर करना क्या है कि आपको देखना है कि जो भी चतुर्भुज लिखे हैं वो चतुर्भुज, साथ ही साथ में यहाँ पर सम्मुख भुजा लिखी है, केवल एक जोड़ी समांतर है तो टिक करना है, दोनों जोड़ी समांतर है तो यहाँ टिक करना है, अगर सम्मुख भुजा सब बराबर है तो यहाँ टिक करना है। अर्थात इनके लक्षणों को पढ़ना है और जो जो लक्षण सही हो वहाँ पर सही की निशानी करनी है, जो जो लक्षण गलत है वहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी टिक करना नहीं है। मूल्यांकन कोष्ठक की जांच करने के बाद पूरे में से पूरे मार्क प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आप सभी को मिलता है 5 स्टार। अब जिन चतुर्भुजों को हमने देखा है, समझा है, जाना है, उनके गुणधर्मों को समझा है, आप इन चतुर्भुजों को, इनके गुणधर्मों को आपको अभ्यास करना है। आपका होमवर्क है चतुर्भुजों के गुणधर्मों का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पीरियड में। अगले पीरियड में हम लोग चतुर्भुजों के आगे वाले प्रकार को, जैसे कि समचतुर्भुज हैं और उनके गुणधर्म, और उसके गुणधर्मों के साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। समचतुर्भुज पूरा होने के बाद में आयत के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे, आयत के बाद में वर्ग की चर्चा करेंगे। और इनकी चर्चा के पश्चात हम इनसे संबंधित प्रश्नों के कुछ गेम भी खेलेंगे। तो मिलते हैं अगले पीरियड में, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।